हेलो बच्चों, आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के विदेश नीति के बारे में बात करते हैं। उसके विदेश नीति की फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। खुरासान विजय की योजना। सबसे पहले उसने क्या किया? खुरासान विजय की योजना बनाई। अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद तुगलक भी भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीतने का स्वप्न देखा करता था। उसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खुरासान को जीतने की योजना बनाई। हुआ यह कि उस समय खुरासान पर अबू सईद नामक एक अयोग्य, विलासी एवं दुराचारी शासक का शासन था। उसने अपने संरक्षक और प्रमुख सरदार चौगान की कन्या को प्राप्त करने के लिए चौगान की हत्या करवा दी, जिससे खुरासान में चारों ओर विद्रोह फैल गया और सैयद ने भी क्रूरता के साथ विद्रोहियों को कुचलना शुरू कर दिया। उस अव्यवस्था में बहुत से खुरासानी अमीरों ने भागकर मोहम्मद तुगलक की शरण ली और खुरासान विजय को आसान काम बतलाते हुए सुल्तान को खुरासान विजय के लिए उत्तेजित किया। सुल्तान उनके बहकावे में आ गया और 3,70,000 सैनिकों की एक नई सेना गठित की गई। सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन राजकोट से पेशगी दे दिया गया, परंतु दूसरे वर्ष इस सेना को भंग कर दिया गया और खुरासान विजय की योजना को त्याग दिया गया, क्योंकि इस समय तक सुल्तान ने जो जानकारी प्राप्त की उससे उसे यह अनुभव हो गया कि भारत और खुरासान के बीच बर्फ से ढके मार्ग को तय करना तथा मार्ग के प्रदेशों की शत्रु जनता से लोहा लेकर खुरासान पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य सिद्ध होगा। इसके अलावा खुरासान की राजनीतिक स्थिति भी बदल चुकी थी। अबू सैयद ने अपने तमाम विरोधियों का दमन करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था, इसलिए इस योजना को त्याग कर मोहम्मद तुगलक ने बुद्धिमत्ता का परिचय ही दिया। दूसरा उसका नगरकोट की विजय, जो कि 1337 ईस्वी की बात है। पंजाब के कांगड़ा जिले में एक पहाड़ी पर स्थित नगरकोट का किला गजनवी के समय से मुस्लिम सेनाओं की हंसी उड़ाता आया था। मोहम्मद तुगलक ने लगभग संपूर्ण भारत जीत लिया था, परंतु नगरकोट का किला अब भी एक स्वतंत्र हिंदू शासक के अधीन था। अतः 1337 ईस्वी में सुल्तान ने 1,00,000 सैनिकों के साथ इस किले पर आक्रमण कर किया। हिंदू राजा ने वीरतापूर्वक सामना किया, परंतु परास्त हुआ। जब उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली तो सुल्तान ने किला उसको वापस कर दिया और दिल्ली लौट आया। तीसरा कराचल अभियान 1337 से 38 ईस्वी। हिमालय की तराई में स्थित कराचल का हिंदू राज्य भी अभी तक मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रहा था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह हिंदू राज्य सल्तनत के विरोधियों का आश्रय स्थल बना हुआ था, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने इसे जीतने का निश्चय किया। दिल्ली से एक शक्तिशाली सेना के साथ सुल्तान ने इस पर आक्रमण किया। प्रारंभ में काफ़ी सफलता मिली, परंतु वर्षा ऋतु के आगमन से इसे पर्वतीय क्षेत्र में शाही सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उधर हिंदू शासक ने भी घबराकर संधि वार्ता शुरू कर दी। सुल्तान उससे युद्ध कर हरजाना लेकर वापस लौट गया। फरिश्ता के विवरण के आधार पर कुछ आधुनिक लेखकों ने कराचल अभियान को सुल्तान मुल्क के चीन तथा पश्चिमी तिब्बत की विजय योजना बताकर उसको असफल ठहराने का प्रयास किया है, जो सही नहीं है। सुल्तान ने चीन को जीतने का कभी विचार नहीं किया था और न ही किसी समकालीन इतिहासकार ने उसको चीन विजय योजना का उल्लेख किया है। चौथा उसका राजस्थान विजय। मोहम्मद तुगलक ने राजस्थान के कुछ स्वतंत्र राज्यों को पुनः दिल्ली सल्तनत की अधीनता में लाने के लिए सैनिक अभियान किया था अथवा नहीं, इस प्रश्न पर इतिहासकार एकमत नहीं है। राजपूत गाथाओं क्या सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, परंतु ने इसे बंदी बना लिया और तभी रिहा किया, जबकि सुल्तान ने अमीर को अजमेर, रणथंभौर और नागौर के इलाके देना स्वीकार कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु मोहम्मद तुगलक को पराजय का सामना करना पड़ा था और उसकी पुष्टि टॉट, एर्स्काइन, पंडित ओझा आदि विद्वानों ने भी की है। चूँकि समकालीन और परवर्ती मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान के इस अभियान का उल्लेख ही नहीं किया, अतः ईश्वरी प्रसाद और मेहंदी हसन इसे सही नहीं मानते। नेक्स्ट उसका मंगोल विजय आक्रमण, जो कि 1328-29 ईस्वी की बात है। जब सुल्तान दिल्ली से दौलताबाद राजधानी उठा ले गया तो मंगोलों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। दरमाशिरी के नेतृत्व में मंगोलों की एक विशाल सेना ने सीमांत क्षेत्रों मुल्तान तथा लाहौर को लेकर
दिल्ली तक के क्षेत्र को पदाक्रांत कर डाला। चूँकि सुल्तान इस समय मंगोलों से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार नहीं था, अतः कहा जाता है कि उसने मंगोल नेता को भारी घूस देकर लौटा दिया। सुल्तान की इस नीति की सभी इतिहासकारों ने निंदा की है। नेक्स्ट उसका चीन के साथ संबंध। चीन के साथ मोहम्मद तुगलक ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। सुल्तान के कराजुल अभियान के साथ शाही सेना ने हिमालय प्रदेश के कुछ बौद्ध मंदिरों को तोड़ डाला था। 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमूर ने अपने एक राजदूत मोहम्मद तुगलक की सेवा में भेजा और उससे बौद्ध स्थानों की मरम्मत करवाने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इसके बाद सुल्तान ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता 1347 ईस्वी में वापस लौटा। विद्रोह। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जितने विद्रोह हुए शायद अन्य किसी के शासनकाल में नहीं हुए होंगे। इनमें से कुछ शासन के प्रारंभ में हुए और अधिकांश बाद के काल में हुए। प्रारंभिक विद्रोह। शासन के प्रारंभ में होने वाले विद्रोह के मूल में सुल्तान की विफल प्रभावशाली अमीरों की महत्वाकांक्षा योजनाएं थी। सर्वप्रथम सुल्तान के चचेरे भाई वहाबुद्दीन गुरसब्स ने विद्रोह किया। वह गुलबर्गा के निकट सागर क्षेत्र का सूबेदार था। 1327 ईस्वी में उसके विद्रोह को कुचल दिया गया और सुल्तान के आदेश से उसकी जीवित खाल खिंचवा ली गई। दूसरा विद्रोह पूना के निकट कौडन के एक छोटे से हिंदू सरदार ने किया, जिसे शीघ्र ही कुचल दिया गया। तीसरा विद्रोह मुल्तान सिंध और उच्च के सूबेदार बहराम ऐबा ने किया। सुल्तान ने स्वयं उसे पराजित किया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बाद के विद्रोह। ये पहला तो हमने प्रारंभिक विद्रोह की बात की थी, अब दूसरा है उसके बाद के विद्रोह। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम 16 वर्षों 1335 से 51 ईस्वी में इतने अधिक विद्रोह हुए कि सारा साम्राज्य अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बन गया। इन विद्रोह के मूल में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और सुल्तान की कठोर सजाएं थी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ लोगों ने स्वतंत्र होने का भी प्रयास किया। यद्यपि सुल्तान अधिकांश विद्रोह को दबाने में सफल रहा, परंतु कुछ को कुचलने में विफल रहा और उन क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। पहला 1334-35 ईस्वी में जलालुद्दीन एहसान ने माबर मदुरा के निकट प्रदेश में विद्रोह कर दिया। सुल्तान स्वयं दक्षिण गया, परंतु वारंगल के निकट जोरों में से प्लेग फैला हुआ था और शाही सेना के हजारों सिपाही भी इसके शिकार बन गए। अतः सुल्तान को वारंगल से वापस लौटना पड़ा और माबर का प्रदेश हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। दूसरा, लाहौर के सूबेदार अमीर हुलाजू ने विद्रोह किया, परंतु वह परास्त हुआ और मारा गया। तीसरा, दौलताबाद के सूबेदार के पुत्र मलिक हुशंग ने 1335-36 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, परंतु शीघ्र ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया। चौथा, सुल्तान गयासुद्दीन ने बंगाल के विद्रोही सूबेदार गयासुद्दीन को दिल्ली के कारावास में बंद कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने उसे जेल से रिहा कर अपनी अधीनता में सोनारगांव का शासक बनाकर भेज दिया। सल्तनत में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाकर गयासुद्दीन ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सुल्तान ने उसके विरुद्ध सेना भेजी, जिसने गयासुद्दीन को परास्त करके मार डाला। कुछ दिनों बाद शाही सेना के सेनानायक बहराम खान की मृत्यु हो गई और उसके एक सहायक अली मुबारक लखनौती का स्वतंत्र शासक बन बैठा। इस समय मोहम्मद तुगलक अन्य विद्रोही को दबाने में इतना अधिक व्यस्त था कि वह बंगाल की तरफ न जा सका और 1340-41 ईस्वी के बाद बंगाल का सूबा भी दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया। पांचवा, 1337-38 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार निज़ाम भाई ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वह पूरा लगान वसूल नहीं कर पाया था। वह परास्त हुआ और सुल्तान के आदेश से उसकी जीवित खाल खिंचवा ली गई। छठा, 1338-39 ईस्वी में बीदर के सूबेदार नसरत खान ने विद्रोह किया। शाही सेना से परास्त होने के बाद उसने समर्पण कर दिया। सुल्तान ने उसकी जागीर छीन ली और उसे क्षमा कर दिया। सातवां, 1339-40 ईस्वी में गुलबर्गा के अधिकारी अली शाह ने विद्रोह किया और उसे पकड़ लिया गया और उसने गजनी को निर्वासित कर दिया। आठवां, 1340-41 ईस्वी में अवध के सूबेदार आइनुल मुल्क ने विद्रोह कर दिया। वह अपने समय का प्रसिद्ध विद्वान तथा सेना नायक भी था और उसे एक लंबे समय से दिल्ली सल्तनत की निष्ठापूर्वक सेवा करता आ रहा था। उसके विद्रोह का मूल कारण यह था कि मोहम्मद तुगलक ने उसे अवध से दक्षिण स्थानांतरित कर दिया था। आइनुल मुल्क को यह संदेह हुआ कि सुल्तान उसकी बढ़ती हुई शक्ति को कम करने के लिए दक्षिण भेज रहा है। सुल्तान स्वयं उसके विद्रोह को दबाने गया
उसे परास्त करने के बाद उसे अपमानित किया गया और उसका पद छीन लिया गया, परंतु उसकी योग्यता एवं विद्वता को ध्यान में रखते हुए सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया। नवाब शाहू अफगान नामक अधिकारी ने सुल्तान के सूबेदार को मारकर उस क्षेत्र की सत्ता हथिया ली और विद्रोह कर दिया। उसको दबाने के लिए भी सुल्तान स्वयं गया, परंतु शाहू अफगान पहाड़ों की ओर भाग गया। 10वां, सुनम और समाना के जाट तथा भट्टी राजपूत सुल्तानों ने भी सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोह को कुचलने के लिए भी सुल्तान स्वयं गया। कहा जाता है कि विद्रोह को परास्त करने के बाद उनके प्रमुख नेताओं को पकड़कर दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें बलात् मुसलमान बनाया गया। तो ये हमने उसकी विदेश नीति की बात की, जो कि पहला उसका जो खुरासान विजय की योजना, दूसरा उसकी कराचल अभियान और नगरकोट की विजय, राजस्थान, मंगोल आक्रमण, चीन का संबंध, एंड देन उसके विद्रोह के बारे में बात की थी, जो कि पहला उसके जब उसके एसेंड हुआ था थ्रोन में, उस समय के इनिशियल लेवल पे प्रारंभिक विद्रोह थे और बाद में लेटर ऑन जो विद्रोह थे वो हमने इसके विदेश नीति के तहत किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों विजयनगर के हिंदू राज्य के नीति पर डिस्कशन करेंगे।